नमस्कार फ्रेंड्स, सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन और स्ट्रेस के टाइप्स हमने पढ़े हैं। अगर हम बोर्ड का बुक वगैरह देखते हैं तो बोर्ड के बुक में स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंबाइन करके दिया है, कंबाइन किया है उसको। लेकिन मैंने क्या किया है, स्ट्रेस अलग किया है और स्ट्रेन अलग किया है। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों भी मैंने अलग करके दोनों को सेपरेटली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कि स्ट्रेस की जो टाइप्स है उसी तरह के स्ट्रेन की भी टाइप्स है। जिस तरह से हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन लर्न की, उसके बाद हमने स्ट्रेस के 3 डिफरेंट टाइप्स लर्न किए हैं। उसी तरह से स्ट्रेन के भी डेफिनेशन, उसी तरह से डेफिनेशन स्ट्रेन की भी है, और जैसे स्ट्रेस के टाइप है उसी तरह से स्ट्रेन के भी टाइप है। तो कैसे कैसे टाइप है, चलो अब हम देखते हैं। तो ये पहला जो डेफिनेशन है, तो हम अभी ये डेफिनेशन देखते हैं। थोड़ा सा इमेज मेरी छोटी करता हूँ इस तरह से। ओके, चलो ओके तो देखो अभी क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। स्ट्रेन का मतलब क्या है, यानी कि स्ट्रेन का मीनिंग क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से, इसके बारे में आपको कुछ पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है। और इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। और वो किस तरह से, समझो एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके ऊपर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। यानी कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो चलो हम देखते हैं स्ट्रेन की डेफिनेशन। क्या है स्ट्रेन की डेफिनेशन? द चेंज इन द डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इन द स्ट्रेन। देखो, द चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन बोले तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी वायर के ऊपर अगर लेंथ के बारे में उसका कुछ चेंज होता है, लॉन्गिट्यूड वगैरह जो चेंज के बारे में, तो उसको यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट पीरियड में मैंने बता दिए। यानी कि जो कुछ भी फोर्स यानी कि हम अप्लाई करते हैं उसी फोर्स को हम स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन स्ट्रेन बोले तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो कुछ भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट चेंजेस आर कॉल्ड एज स्ट्रेन। लेकिन वो चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? तो चेंजेस हो सकते हैं उसके लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, उसके शेप में। यानी कि जैसे कि मैंने स्ट्रेस के डेफिनेशंस आपको बताए थे, स्ट्रेस के डेफिनेशन, उसी तरह से ये स्ट्रेन की भी डेफिनेशन है। और स्ट्रेन की भी वही है, चेंज कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस था तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन है, वहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस था तो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन है, और यहाँ वहाँ शियर स्ट्रेस था, शियरिंग स्ट्रेस था तो यहाँ शियरिंग स्ट्रेन है। बस उसमें कुछ थोड़ा भी चेंज नहीं है। ओके, तो देखो इस तरह से है। तो देन द चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, ओके, इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। देन द स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशंस पर ओरिजिनल डायमेंशंस, तो ये किस तरह से आते हैं? देखो, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशंस बोले तो उसके डायमेंशन, जो डायमेंशंस में जो आपको बदल देखने को मिलता है, जो कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं? दैट इज द चेंज इन डायमेंशन, यानी कि चेंज और उसका ओरिजिनल डायमेंशन। थोड़ा सा सेंटेंस में बता रहा हूं, चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल बोले तो उसकी लेंथ क्या होगी? ओरिजिनल जो कुछ भी हो, जो कुछ भी था, उसके साथ जो बदल हुआ है, इन दोनों का अगर आप रिलेशन देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ये देखो, जैसे कि
चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि चेंज इन लेंथ यानी कि उसका जो कुछ भी चेंज, समझो इस तरह से, मैं आपको ये लेंथ चेंज हुई वाली लेंथ है और ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, इन दोनों का जो कुछ भी रिलेशन आता है उसी तरह से ये है। देखो, द स्ट्रेन इज अ रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बारे में, दो सिमिलर क्वांटिटीज। द स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज एंड दैट आर, कौन से है देखो, तो देन इट इज द प्युअर नंबर। हे जे आहे ना, हे जे आपण इथं पाहत आहोत, द स्ट्रेन, द चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसका मतलब क्या है? द स्ट्रेन इज द रेशो, ये एक रेशो है, ये क्या है? एक रेशो है। और ये रेशो किस तरह से है ये देखो, तो ये रेशो है टू सिमिलर क्वांटिटीज, क्योंकि ए भी एक क्वांटिटी और ए भी एक क्वांटिटी है, दोनों ही सेम क्वांटिटी है, और दोनों ही सेम क्वांटिटी होने की वजह से इसका जो कुछ भी यूनिट होगा, समझो ये यूनिट यहाँ ऊपर मीटर में है, तो ये भी अगर मीटर में, तो मीटर मीटर बोथ गेट कैंसिल, दोनों ही यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। और दोनों यूनिट कैंसिल होने की वजह से ये क्या होता है, ये देखो, द स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, यानी कि दोनों ही यूनिट कैंसिल होने की वजह से वो पूरा टर्म उसका यूनिटलेस टर्म बन जाता है, टोटली यूनिटलेस हो जाता है। इट इज अ प्योर नंबर एंड डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। इट इज अ प्योर नंबर, यानी कि ये क्या है? एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर। अरे प्योर नंबर होने की वजह से इसका यूनिट नहीं होता है। देखो, इट इज अ प्योर नंबर एंड डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, इसके ऊपर किसी टाइप का यूनिट नहीं होता। ओके, उसके बाद देन इट इज अ प्योर नंबर। आगे का पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के टाइप्स कौन से हैं अभी हम देखते हैं, चलो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के टाइप्स। ओके, तो देखो कौन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। यहां स्ट्रेन के 3 टाइप है। अब ये कौन से 3 टाइप है देखो, तो 3 टाइप, दीज देयर आर 3 टाइप्स विच आर दैट। एक है टेंसाइल स्ट्रेन, वन इज टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है? एक है देखो, वन इज टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड सेकंड वन इज बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, सेकंड वन इज बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, और थर्ड वन इज द शेयरिंग और शेयर स्ट्रेन। सेम है, जैसे स्ट्रेस के हमने देखे उसी तरह से ये स्ट्रेन के भी टाइप्स है। हम दोनों का रिलेशन हम अगर आप लर्न करते हैं, दोनों को कंबाइन करके भी लर्न कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रेन की डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रेस का फर्स्ट टाइप, उसके बाद स्ट्रेन का फर्स्ट टाइप। सेम आता है, सेम दोनों, और यूनिट वगैरह। ओके, तो आगे का पॉइंट देखो, हम अभी टाइप्स देख रहे हैं। तो टाइप द टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? तो पहले देखो, व्हेन द स्ट्रेन in the body is in the direction of force producing it, the strain is called as longitudinal strain। और एक बार देखो, when the strain in the body is in the direction of producing it, direction of force producing in it, यानी कि एक बॉडी है, उसी बॉडी में अगर हम जो कुछ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जो कुछ भी स्ट्रेन है, फोर्स की दिशा में अगर वो काम करता है तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। वो फोर्स की दिशा में काम करता है, फोर्स की दिशा में, यानी कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ यानी कि फोर्स किस दिशा में हम अप्लाई कर रहे हैं उसी दिशा में उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसी दिशा में उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जो इंक्रीज होने वाली लेंथ होती है, जो लेंथ इंक्रीज होती है और जो लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ रहती है, ओरिजिनल लेंथ और चेंज्ड लेंथ, ये दोनों का रिलेशन जो कुछ भी हम देते हैं उसे कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, देखो इस तरह से,
When the strain in the body is in the direction of producing force, the strain is called longitudinal strain. जो कुछ भी strain होता है उसी strain को हम क्या कहते हैं? longitudinal strain कहते हैं. It is measured by the ratio of change in length. It is measured by the ratio of, ये रेशियो से मेजर किया जाता है. कैसा? measured by the ratio of change in length to the original length. चेंज इन लेंथ क्या है? उसकी लेंथ चेंज होती है यल से, स्मॉल एल से, और ओरिजिनल लेंथ उसकी क्या होती है? कैपिटल एल होता है. जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, समझो एक वायर है और वायर को हमने सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद उसे थोड़ा सा एक वेट हमने लगा दिया है और वेट लगाने के बाद वो थोड़ा सा सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर वेट अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वायर में टेंशन क्रिएट होता. अगर वायर में टेंशन क्रिएट होता है, उसी वायर में जो कुछ भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, दैट टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दैट वायर. वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है. अगर वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो किस तरह से पॉइंट देखने को मिलता है? देखो, तो देखो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने दी, तो ये देखो इसका इक्वेशन है. चलो लिख लो, इक्वेशन लिख के लो. कौन कौन बच्चे हैं अभी लाइव में? वाल्मीकि लाड है, ओके. महेश लाड, हाय सर, आई एम प्रेजेंट, वेरी गुड बेटा. नीरज सावंत है, प्रकाश निमजे है, आज एब्सेंट दिख रहे बहुत सारे. वर्षा चौधरी है, वाल्मीकि लाड, ओके. नीरज लाल, वाल्मीकि लाड, ओके. उसके बाद आगे का कौन है? ओके, देखो इस तरह से अथर्व करडिले, धनाजी शेवड़े, ओके. उसके बाद है अथर्व करडिले, ओके. प्रकाश निमजे, ओके. तो चलो इस तरह से इक्वेशन है. इक्वेशन लिख के लिया क्या सब लोग ने? इक्वेशन लिखा क्या पूरा? ओके. अनिरुद्ध गुरव, ओके. संदेश बेलाड़े, ओके. देवयानी सिरसाट, ओके. सलोनी निमजे प्रेजेंट सर, सलोनी निमजे क्या? ओके ओके, चलता है. चलो आगे देखो, ये रहा टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा, ओके. इसके बाद बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, ये किससे रिलेटेड है? ये है वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड, बल्क वॉल्यूम, ओके. तो चलो देखो, देन द बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन इज मेजर्ड, नोट दिस, डेफिनेशन लिख के लो सारे, डेफिनेशन लिख लो. बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय, bulk or volume strain is measured by the frictional change in volume, frictional change in volume, change in volume caused in a body, by the change in pressure acting upon it. Bulk or volume strain is measured by fractional change. fractional बोले तो गलती से frictional शब्द पढ़ा गया मैंने. fractional बोले तो रेशो आता है उसका. fractional change in volume caused in a body by the change in pressure acting on it. उसके ऊपर जो कुछ भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसका वॉल्यूम में बदल हो जाता है, यानी कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज्ड वॉल्यूम, इन दोनों में जो कुछ भी आपको रिलेशन देखने को मिलता है उसे ही कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन. दैट इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन है, ओके. तो देखो, बल्क स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन है, इक्वेशन है इसका, बल्क स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम. उसका जो कुछ भी वॉल्यूम चेंज होता है इस तरह से, चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज द dV divided by original volume, original volume,
ओके, ये हुआ इस तरह से एक बॉल के बारे में, स्फीयर के बारे में। अगर हम क्यूब लेते हैं, क्यूब के बारे में ही इसी तरह से आपको देखने को मिलता है, क्यूब के बारे में ही। ओके, दिस वन। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? शियरिंग और शियर स्ट्रेन। शियरिंग और शियर स्ट्रेन। शियरिंग और शियर स्ट्रेन। ओके, तो क्या है इसका? द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और एक बार रिवीजन करने वाला हूं, द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोले तो अगर वायर के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद, वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ बदल जाती है और उसकी जो जाड़ी रहती है वो जाड़ी भी कम होती है। आपको मालूम है उसकी जाड़ी क्या होती है? कम होती है। अगर ये जाड़ी कम हो रही है, समझो इस तरह से है, ये समझो शुरू में इस तरह से उसकी अगर जाड़ी है, इस तरह से इतनी ही लेंथ है, और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इतनी उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, समझो इतने हुए, लेकिन ये जो जाड़ी रहती है ना उसकी, ये जाड़ी भी कम हो जाती है। इस तरह से ये स्मॉल हो जाता है, इस तरह से, है ना, स्मॉल हो जाता है। और स्मॉल होने के बाद इसकी रेडियस डिक्रीज होती है। देखो इस तरह से रेडियस चेंज होती है। तो किस तरह से चेंज होती है? देखो मैं आपको बता रहा हूं यहां। देन देखो, द रेशियो ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, ये देखो इस तरह से इधर से हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो कुछ भी है ना, ये सरफेस ऊपर का, ये डिस्प्लेस हो जाता है। फिक्स्ड लेयर इज कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेन। उसे क्या कहते हैं हम? शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। ओके, और इसका इक्वेशन है शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर। लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोले तो साइडवाइज डिस्प्लेसमेंट, उसका जो कुछ भी होता है ओ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। उसका जो फिक्स्ड लेयर, यानी कि अगर ये लेयर फिक्स है, उसका समझो ये लेयर फिक्स है, और फिक्स होने के बाद इस तरह से ऐसा डिस्प्लेस हो गया, तो इसका जो कुछ भी ओरिजिनल पोजीशन, इस तरह से डिस्प्लेस होने के बाद इसका ओरिजिनल पोजीशन से जो कुछ भी है, समझो इस तरह से इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, समझो इस तरह से ओरिजिनल पोजीशन है, और ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये दोनों के लेयर में जो कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज, ये जो है ना इस तरह से। और आगे द शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय ए एच। शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय ए एच, दैट इज इक्वल्स टू टैन थीटा। उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज इक्वल्स टू टैन थीटा। टैन थीटा के बराबर ये आता है। ओके, और इसके ऊपर आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल की आप स्पेशली इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से देखो, दैट थीटा इज स्मॉल। थीटा क्या है? स्मॉल है। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। देन द शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना आता है? दैट शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू थीटा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाती है। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है? देखो, देन इसके बाद आगे का पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, और ये इलास्टिक लिमिट है, ये देखो इतना है पॉइंट, ये भी हम यहाँ कवर करते हैं। ये इलास्टिक लिमिट जो है, हुक्स लॉ हम बाद में ले लेते हैं। ओके, इलास्टिक लिमिट्स। इलास्टिक लिमिट बोले तो क्या है? अभी तक हमने स्ट्रेन की डेफिनेशन देखी, उसके पहले हमने स्ट्रेस के बारे में लर्न किया। यानी कि स्ट्रेस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद आपको स्ट्रेन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ खाली शेप के बारे में दिया था, यानी कि जो कुछ भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप चेंज करने के लिए जो कुछ भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के ऊपर ये चीज़ होती है पूरी। फोर्स के बारे में, दैट इज दी, जितना फोर्स अप्लाई करते हैं दैट डिफॉर्मिंग फोर्स वगैरह उसका। लेकिन यहाँ क्या है, जो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, बॉडी में जो कुछ भी डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, उसी डिफॉर्मेशन के बारे में ये सब चीज़ें होती है।
ओके, तो चलो आगे का पॉइंट क्या है, तो आगे का पॉइंट अभी हम देखते हैं। तो ये देखो इस तरह से, सॉरी देखो इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट क्वेश्चन ले लो, इलास्टिक लिमिट, एक्सप्लेन द इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी अंडर टेंशन, अंडर टेंशन। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा लिमिट के बारे में बता देता हूं। इलास्टिक लिमिट जो मैंने आपको इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, मुझे गुस्सा नहीं आता है ना, अगर गुस्सा नहीं आता, अगर ऐसा कोई आदमी कहता है, कोई पर्सन कहता है, तो सच्ची में उसे 100% गुस्सा नहीं आता है क्या? 100% ये चीज़ सत्य है क्या? नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि दुनिया में कौन सी भी चीज़ 100% प्योर नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता ही है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी अंदर होती है। उसी तरह से यानी कि इलास्टिक लिमिट मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ की कोई एक लिमिट होती है। जसं आपण म्हणतो ना, नात्यामध्ये नाते ताणून धरू नयेत, ताणून धरू म्हणजे असं मराठीमध्ये म्हटलं जा, फाटोस्तोर ओढू नये म्हणतात, लक्षात आलं का? फाटोस्तोर ओढू नये, फाटेपर्यंत ओढू नये म्हणतात त्याला। कोणती चीज जर फाटण्याचा अंदाज दिसला की त्यामध्ये ढिलाई यायला पाहिजे। मग बऱ्याच ठिकाणी काय होत असतं की नाते असतात, नाते संबंध, माझं तुझं जमत नाही म्हणून चक्क नाते ब्रेक करतात लोक, जे घटस्फोट वगैरे म्हणतो ना आपण, तो त्याचं लिमिट आहे, त्याचंच एक्झाम्पल आहे इलास्टिक लिमिट। एखाद्याचा अन्याय असेल, अन्याय सहन करण्याची सुद्धा एक लिमिट असते प्रत्येक माणसाची, आणि त्या मर्यादेच्या पलीकडे जर त्याच्यावर जर अन्याय होत असेल तर कोणीही असो तो अन्यायाला प्रतिकार करत असतो, म्हणजे त्याची ती लिमिट संपत असते, लिमिट मर्यादा संपत असते। समजा आई वडील आहेत, समजा वडील असतील, एखादे वडील जर तुमच्यावर जर रागावत असतील, एखाद्या लेकरावर रागावत असतील, तर ते रागावणं आपण एका मर्यादेपर्यंत लेकरू सहन करतं, आणि त्याच्या पलीकडे ते जर सातत्याने जर रागावत असतील तर नंतर अशी मानसिकता बनत असते, हे काही नाही, दररोजच आहे। म्हणजे त्या रागाचा त्या व्यक्तीवर कसल्याच प्रकारचा परिणाम होत नाही, म्हणजे त्याची एक मर्यादा आहे, त्या मर्यादा त्यांनी ती ओलांडलेली असते। ओके, तशा स्वरूपामध्ये आहे। समजा एका तारेवर अपन फोर्स अप्लाई किया, समझो हमने एक वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे जैसे उसमें अगर हम लोड अप्लाई करते हैं वैसे वैसे उसका टेंशन बढ़ जाता है ना, टेंशन बढ़ता है, और टेंशन बढ़ने की वजह से उसकी लेंथ भी बढ़ जाती, और लेंथ बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती है, और एक लिमिट तक लेंथ बढ़ती है, और लिमिट क्रॉस करने के बाद, समझ रहे हैं ना आप, लिमिट क्रॉस करने के बाद वो वायर ब्रेक हो जाती है, वो वायर कंप्लीटली ब्रेक होती है। ओके, तो आगे क्या है देखो, then the maximum stress to which the body can subjected to without permanent deformation is called as elastic limit। समझ में आ रहा है आपको? देखो, the maximum stress to which, एक ताण, कोणत्याही गोष्टीची एक मर्यादा असते, त्या मर्यादेच्या पलीकडे कोणतीही गोष्ट करू नये, एक लिमिट असते, ते लिमिट जर आपण जर ओलांडलं तर मात्र त्याचा विपरीत परिणाम आपणास पाहायला मिळत असतो। ओके, तर आता काय पाहिजे? ओके, तर पहा, द मॅक्झिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कॅन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमनंट डिफॉर्मेशन। थोडंसं मी इथं सेटिंग बदललेली आहे, सगळं उलटच होतं माझ्याकडे, पहिलं मला इकडच्या साईडला झुकून बोलायचं, इकडं स्क्रीनकडे दिसत, थोड़ी सी सेटिंग बदललेली आहे, सेटिंग बदल, यानी कि मैं थोड़ा सा सेटिंग बदल लिया हूँ, तो सेटिंग बदलने की वजह से मैं ही डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं ही खुद डिस्टर्ब हो गया, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा यानी कि अड़चन हो रही है यहाँ। ओके, चलो आगे मैं बदल दूंगा, पूरा जो पुराना वाला है वही सिस्टम हम रख देते हैं। ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड, द मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कि बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मैंने बता दिया, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, अगर आप स्ट्रेस ही अप्लाई नहीं करते तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ओके, और बात देखो, देन कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन,
उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन बोले तो एक फोर्स आपने अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऐसा फोर्स अप्लाई किया कि वो बाद में वायर ब्रेक हो गई। वायर ब्रेक हो गई या इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है कि उसी वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, परमानेंट ब्रेक हो गई वायर, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया उसमें। अगर वायर का उसका, अगर ये देखो मैंने यहाँ एक स्प्रिंग दिए है, अगर इस स्प्रिंग के ऊपर अगर हम कोई लोड अप्लाई करते हैं, लोड, तो लोड अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है, मालूम है ना आपको, इसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, लेंथ बढ़ जाती है, बराबर है, लेंथ बढ़ जाती है। बाद में इसका लोड हम रिलीज करने के बाद, लोड हम रिमूव करने के बाद ये स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पे जाती है, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे जाती है। लेकिन इस पर अगर हमने इसके लिमिट के बाहर अगर हमने लोड अप्लाई कर दिया तो ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगी। जो एक्सटेंशन जिसमें इसमें जो कुछ भी आया हो उसी एक्सटेंशन के ऊपर ये बॉडी रह जाती है। आपके समझ में तो आया। तो इसी तरह से इसका द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले का जो पॉइंट रहता है उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, है ना। उसके बाद if the stress applied to a body within elastic limit, the distance between the neighboring point are changed and the internal restoring force set up within the body, internal restoring force। ये देखो, if the stress applied to the body, stress हमने क्या किया, बॉडी में स्ट्रेस अप्लाई किया, if the stress applied to the body within the elastic limit, elastic limit के पहले, within the elastic limit, okay, the distance between the neighboring atom are changed and the internal restoring forces set up within the body। और एक बार देखो, the stress applied to the body within the elastic limit, elastic limit क्रॉस करने से पहले जो कुछ भी लगता है उस तक वो हमने फोर्स अप्लाई किया। the distances between the neighboring atoms are changed, नेबरिंग एटम के बीच का ये जो एटम रहते हैं ना उसके डिस्टेंस चेंज हो जाता है, चेंज्ड, एंड द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप विद इन द बॉडी, और उसी बॉडी में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। ओके, और आगे दीज फोर्सेस रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशन। देखो दीज फोर्सेस, उसमें जो कुछ भी रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, दीज फोर्सेस रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। हमने उसके ऊपर जो कुछ भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव करने के बाद वो बॉडी उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ओके, तो इसके बाद देन इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द बॉडी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद, लिमिट क्रॉस करने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वायर का इलोंगेशन हो जाता है, बॉडी का इलोंगेशन हो जाता है और बॉडी परमानेंटली ब्रेक हो जाती है। जैसे कि हमारा सोसाइटी में भी ऐसे ही है, अगर परमानेंट हम अगर ज़्यादा अगर यानी कि बिहेवियर करते हैं तो उसका रिझल्ट भी हमें थोड़ा सा उलटा मिल जाता है, म्हणजे तुटेपर्यंत आणायचं नसतं, जे उदाहरण तुम्हाला आता सांगितलं त्या पद्धतीने। ओके, देन द अप्लाइड बॉडी इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, देन द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब, यानी बॉडी का क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। ओके, देयरफॉर अंदर का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, देन द डिफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल, म्हणजे या स्ट्रिंगमध्ये आपण एका मर्यादेपर्यंत लोड अप्लाई करू शकतो। त्या मर्यादेपर्यंत लोड अगर हमने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने के बाद वो परमानेंटली डिस्टेंस करते हैं, वो रिकवर नहीं करते, और रिकवर नहीं करने की वजह से ये आपको देखने को मिलता है, द डिफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल, और ये डिफॉर्मेशन फुल्ली रिकवर नहीं होता। दस द बॉडी पजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज, बॉडी पजेसेस इलास्टिक property, so the deformation is partly permanent and partly recoverable। समझ में आया, यानी कि so thus the body possesses elastic properties, so the deformation is permanent। deformation क्या होता है उसमें, permanent deformation। ये देखो partly permanent and partly recoverable,
यानी कि 100% रिकवर नहीं कर सकता, वो 100% रिकवर नहीं हो सकता, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदल यानी कि थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से मैंने ये पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। इस तरह से हमने परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन, स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर इसमें और कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ आती है तो वो डिफ़िकल्टीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए हूँ और आप भी मेरे लिए हैं, है ना। आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकता। मैं आपके लिए हूँ लेकिन आप मेरे लिए नहीं है, ये सही है। मैं आपके लिए हूँ। देखो, कभी भी टीचर स्टूडेंट के लिए होता है, स्टूडेंट टीचर के लिए नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आदमी मानव समाज के लिए होता है, ऐसा नहीं। देखो, और समाज मानव के लिए होता है। ये जो है ना कंट्रोवर्सी है, यानी कि समाज के लिए मानव और मानव के लिए समाज, पैसे के लिए मानव या मानव के लिए पैसा। जैसे खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, उसी तरह से है। क्योंकि आप मेरे पे डिपेंड है ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं। मेरा आपको समझ में आता होगा इसलिए आप मेरा देखते होंगे, है ना। 11th की तो लाइव क्लासेस अभी शायद नहीं है। कौन अगर अपलोड करता होगा एक दूसरा वीडियोज़ के तो 1-2 दिन में अपलोड करता होगा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, मुझे लगता है कि लाइव, डेली लाइव 11th का डेली लाइव खाली जीनियस साइंस पे ही है। लेकिन कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे, कभी 20-25 तक जाता है 11th के, लेकिन 12th के तो बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये शेयर करो, मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए नहीं है। फिर भी एक गुरु दक्षिणा अगर आप देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना जरूरी है। वीडियो को शेयर करो और आपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। ओके, ये बीट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आगे का जो हुक्स लॉ है, ये आगे का डिफरेंट कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम आज यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।